आज हम चर्चा साइंस की करेंगे, जिसमें हम चर्चा नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन की करेंगे। इसमें शब्द नाभिक शब्द प्रयोग होता है, तो हम पहले नाभिक के बारे में भी जानेंगे और नाभिक को जानने के पहले हम परमाणु जानने की कोशिश करेंगे। अगर मैं परमाणु की बात करूं, तो ये परमाणु होता क्या है? किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई यानी सूक्ष्मतम इकाई को हम परमाणु कहते हैं और इसी परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है और उस नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन होता है और उदासीन न्यूट्रॉन होता है और उस नाभिक के चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है। उस नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है और इसी को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। वहीं पर अगर हम प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ दें तो उसी को हम परमाणु भार कहते हैं। अब हम चर्चा द्रव्यमान छत की करते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में मास डिफेक्ट कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक का जो द्रव्यमान होता है उसमें उपस्थित जितने न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, अगर उनके द्रव्यमानों को जोड़ दिया जाए तो नाभिक का द्रव्यमान हमेशा न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के द्रव्यमानों के योग से कम होता है। अब ये नाभिक के द्रव्यमान में जो कमी हो जाती है उसी को हम द्रव्यमान छत के नाम से जानते हैं। अर्थात इस बात से स्पष्ट हो गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक की रचना करते हैं तो कुछ द्रव्यमान की क्षति हो जाती है और यही द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो आइंस्टीन के समीकरण से भी स्पष्ट है कि E बराबर डेल्टा यम सी स्क्वायर, जहाँ पर E एनर्जी की बात है, डेल्टा यम द्रव्यमान छत की बात है और C प्रकाश के चाल की बात है। अब हम बात नाभिकीय संलयन की करते हैं, अर्थात जिसे अंग्रेजी में न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। अब नाभिकीय संलयन कहते किसे हैं? तो जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसा कि एक समीकरण द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं कि 1s2 प्लस 1s3 और मिलकर ये हीलियम भारी नाभिक बनाते हैं और इससे जो द्रव्यमान क्षति होती है उससे ऊर्जा मुक्त होती है। लेकिन ये कैसे संलयित होते, अगर इनकी बात करें तो जब ये दोनों नाभिक एक दूसरे के समीप आते हैं तो इनके बीच तीव्र प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि ये दोनों धनावेशित होते हैं और जिसके कारण इनके नाभिकों को संलयित करने के लिए, मिलाने के लिए हमें उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। अगर मैं इस सूर्य के संदर्भ में देखूं तो सूर्य में, क्योंकि उसके केंद्र में बहुत अधिक उच्च तापमान होता है और इस अत्यधिक उच्च तापमान के कारण वहां पर ये हाइड्रोजन के नाभिक आपस में मिल जाते हैं और आपस में मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं और जो इससे द्रव्यमान क्षति होती है उससे ऊर्जा मुक्त होती है और यही ऊर्जा हमारे पास पहुंचती है। तो जितने ये सूर्य की मैं बात करूं या जितने भी तारे हैं उन सभी में ऊर्जा का स्रोत यही नाभिकीय संलयन है। अब हम नाभिकीय संलयन का एक दूसरे उदाहरण की बात करें तो जो ये हाइड्रोजन बम होता है ये भी नाभिकीय संलयन पर ही आधारित होता है। और जो हाइड्रोजन बम है इसके खोज की बात करें, आविष्कार की बात करें तो 1952 में एडवर्ड टेलर ने इसका आविष्कार किया था। अब इस हाइड्रोजन बम को बनाने के लिए हमें सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि इतना टेम्परेचर मेंटेन कैसे होगा, क्योंकि सूर्य के अंदर तो वहाँ पर उसके केंद्र में इतना टेम्परेचर रहता है कि उससे हाइड्रोजन के नाभिक संलयित हो जाते हैं। लेकिन इस तरह पृथ्वी पर मानव जीवन, दैनिक जीवन में ये संभव नहीं हो पाता। इसीलिए हाइड्रोजन बम बनाने के लिए, उनको संलयित करने के लिए सबसे पहले हमें परमाणु बम का विस्फोट कराना पड़ता है और परमाणु विस्फोट कराकर उतनी ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करनी पड़ती है जिससे हाइड्रोजन के नाभिक संलयित हो सके और इस तरह से हम पहले नाभिकीय विखंडन करवाते हैं और इसके बाद नाभिकीय संलयित करके हम हाइड्रोजन बम बनाते हैं।
अब हम नाभिकीय विखंडन की बात करते हैं, जिसे अंग्रेजी में न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। अगर मैं नाभिकीय विखंडन की बात करूं तो एक भारी नाभिक को न्यूट्रॉन की बमबारी करके दो हल्के नाभिकों में तोड़ने की प्रक्रिया को ही नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अगर मैं नाभिकीय विखंडन की बात करूं तो जो परमाणु बम हम बनाते हैं वह इसी नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। अगर हम बात परमाणु बम की करें तो विश्व में प्रथम परमाणु बम का प्रयोग 6 अगस्त 1945 को जापान के एक महत्वपूर्ण शहर हिरोशिमा पर किया गया था और जिस बम को वहां पर गिराया गया था उसे नाम दिया गया था लिटिल बॉय। वहीं पर उसके 3 दिन बाद उसके एक महत्वपूर्ण शहर नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को फिर अमेरिका ने दूसरा बम गिराया, जिसे फैट मैन के नाम से जाना जाता है। अब हम बात परमाणु रिएक्टर की करते हैं। अगर परमाणु रिएक्टर की बात करें तो इसी को नाभिकीय रिएक्टर भी कहते हैं, इसी को आणविक भट्ठी भी कहते हैं, इसी को अंग्रेजी में एटॉमिक रिएक्टर भी कहते हैं। अगर बात करें कि ये परमाणु रिएक्टर होता क्या है, तो परमाणु रिएक्टर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा तरीका है जिसमें हम नाभिकीय विखंडन से जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसका धीरे धीरे उस ऊर्जा का हम प्रयोग करते हैं। अगर मैं बात करूं इस नाभिकीय रिएक्टर की तो सबसे पहले ये नाभिकीय रिएक्टर अमेरिका में शिकागो विश्वविद्यालय में एनरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया था। अगर मैं बात करूं नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में तो पहले हम यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम का प्रयोग करते हैं और उसमें न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं। जब न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं तो उससे फिर 3 न्यूट्रॉन और उत्सर्जित हो जाते हैं और इस तरीके से बड़ी तेजी से ये प्रक्रिया चलने लगती है। तब हम परमाणु रिएक्टर के माध्यम से उसमें करते क्या हैं, हम कैडमियम और बोरान की छड़ें लगा देते हैं और कैडमियम व बोरान की छड़ें क्या करती हैं, जो 3 न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉनों को वह अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं और इस तरीके से एक ही न्यूट्रॉन काम करता है। वहीं पर न्यूट्रॉनों की गति बहुत तेज होती है, तो उनकी गति को धीमा करने के लिए हम ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग करते हैं और इस तरह इन युक्ति के माध्यम से हम धीरे धीरे ऊर्जा को प्राप्त करते रहते हैं और इस तरीके से यह अभिक्रिया नियंत्रित चलती रहती है। अगर हम परमाणु रिएक्टर का प्रयोग न करें तो यह श्रृंखला अनियंत्रित हो जाएगी और इस अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली न्यूट्रॉनों की संख्या पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। इस कारण विखंडित होने वाले परमाणुओं की संख्या 1 न्यूट्रॉन, फिर 3 न्यूट्रॉन, फिर 9 न्यूट्रॉन, फिर 27 न्यूट्रॉन और इसी के क्रम में बढ़ता चला जाएगा और इस अभिक्रिया में ऊर्जा अत्यंत तीव्र गति से उत्पन्न होगी और बहुत कम समय में बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, जो विनाश का कारण भी बन सकती है। इसलिए हम नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं और इस नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को चलाने के लिए हम परमाणु रिएक्टर का प्रयोग करते हैं। अब हम ब्रीडर रिएक्टर की बात करते हैं। ये ऐसा रिएक्टर होता है जो हमने प्रयुक्त किया है विखंडनी पदार्थ उसकी तुलना में अधिक विखंडनी पदार्थ उत्पन्न करता है। ऐसे रिएक्टर को हम ब्रीडर रिएक्टर के नाम से जानते हैं। तो आज हमने कुछ बातें परमाणु रिएक्टर की किया, कुछ बातें हमने नाभिकीय संलयन की किया, कुछ बातें नाभिकीय विखंडन की किया, फिर इसके ब्रीडर रिएक्टर के बारे में कभी और बातें करेंगे। तो आज की बात यहीं पर अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।